वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों को शो में शामिल करते हैं और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स। पंकज जी, स्वागत है आपका इस पेशकश में। और दर्शक भी लगे हाथों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर है। मिथिलेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, बताइए कैसे आपकी सहायता की जा सकती है मिथिलेश जी। आपका पोर्टफोलियो मेरे पास है जहां पर पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप है आपके पास, एचडीएफसी मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा और एसबीआई स्मॉल कैप है आपके पास। इसके अलावा आपको अपने पोर्टफोलियो में से जानना है कि किस तरह का ये फंड मिक्स है और आप लार्ज, जी मिड और स्मॉल कैप में प्रपोर्शन भी समझना चाहते हैं। जी जी कोई बिल्कुल और मैम जी, तो मुझे ये बताइए कि अभी आप जो ये निवेश कर रहे हैं सर, ये कितने सालों तक करना चाहेंगे ये हम 10 से 15 साल के लिए करना चाह रहे हैं मैम। और किस हमको उद्देश्य मैम ये हेतु है समझ ये में नहीं आ पोर्टफोलियो? रहा है ना। हेलो मैम, जी। आप लोगों के द्वारा ये बताया जाता है ना कि वो पोर्टफोलियो जो होना चाहिए वो 60% लार्ज कैप में, 30% मतलब मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में। तो मेरा ये मिक्स पोर्टफोलियो है। तो मैं कैसे जानूंगा कि मेरा वो लार्ज कैप में कितना है और मिड कैप में कितना सो परसेंट है और स्मॉल कैप में कितना है? जी, मिथिलेश जी आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल वाजिब है, लेकिन साथ ही ये जो फॉर्मूला है ये केस स्पेसिफिक भी होता है। ये हर निवेशक के निवेश अवधि, उनकी जोखिम उठाने की क्षमता, उनके निवेश लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उनको बताया जाता है। अलग अलग जोखिम क्षमता होती है निवेशकों की, उनको रिस्क लेने की जो उनकी क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, जिसके मुताबिक उनको कहा जाता है पोर्टफोलियो में उनको सजेशंस दिए जाते हैं। हालांकि जो बात आपने पकड़ी है वो एक जनरलाइज स्टैंडर्डाइज्ड रूल के तहत जो है वो दर्शकों को समझाया जाता है। हालांकि आपने जिस तरह की निवेश अवधि बताई है, आपका लक्ष्य क्या होगा इस निवेश के पीछे? कितना आप कोई कॉर्पस अगर आपको इकट्ठा करना हो तो? मैं नहीं सोचा है। मैंने अभी इन्वेस्ट कर रहा है। जो मेरा पोर्टफोलियो आपके सामने है वो एसआईपी चल रहा है। हाँ, मैंने लक्ष्य कोई टारगेट किया नहीं है, लेकिन 15 साल तक हमको निवेश करना है इसमें। ठीक। आपकी रिस्क उठाने की क्षमता कितनी है? आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर अपने आप को बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, रिस्क के लिए तैयार है। बिल्कुल। ओके, ऑलराइट, चलिए। पंकज जी, तो बिल्कुल। क्लियरली इन्होंने अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग समझ ली है और इनका सवाल भी काफ़ी वाजिब है, क्योंकि अमूमन जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ नियम जब सिखाने होते हैं निवेशकों को, तो हम यही कहते हैं कि आपको अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई रखना चाहिए अपना पोर्टफोलियो। लार्ज, मिड, स्मॉल कैप में अलग अलग प्रपोर्शंस में आपको एक्सपोजर रखना चाहिए। लेकिन अब जैसे कि मिथिलेश की थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, ओके, और इनका जो पोर्टफोलियो भी है आप देख सकते हैं, इन्होंने ओवरऑल अग्रेसिव पोर्टफोलियो ही अपना बना रखा है। लेकिन जो इनकी सोच है 60 और 20-20 रखने की, लार्ज और मिड और स्मॉल कैप को, क्या उसमें तब्दीली की ज़रूरत है? क्योंकि इनकी रिस्क प्रोफाइलिंग अलग है, समय भी इनके पास 15 साल का है। क्या कहेंगे? बिल्कुल। कविता, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अभी। मिथिलेश जी, कविता जी जो बता रही थी कि ये जो रूल है, या ऐसे जनरल कहा जाता है कि आपका एलोकेशन लार्ज कैप में ज्यादा हो, मिड कैप में उससे कम, स्मॉल कैप में और भी कम। उसकी वजह यह है कि स्मॉल कैप में छोटे समय में थोड़े उतार चढ़ाव की संभावना अधिक होती है। तो कई निवेशक घबरा जाते हैं और फिर वो इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए थोड़ा पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी रहे और ग्रोथ की अच्छी संभावना रहे, इस तरह से उसको डिवाइड करने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि कोई निवेशक ये कहे कि मैं रिस्क ले सकता हूं, रिस्क का मतलब छोटे समय में यदि उतार चढ़ाव ज्यादा भी होता है, मुझे कोई घबराहट नहीं होगी, मैं इन्वेस्टेड रहूंगा, तो 15 साल के लिए यदि उसका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में ज्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने लार्ज कैप के मुकाबले 15 साल में बेहतर रिटर्न्स डिलीवर किया होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसका मतलब हम रिटर्न्स की बात करें तो स्मॉल कैप में पोटेंशियल है लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करने का। लेकिन बात यहीं पे आती है कि कई बार छोटे समय में इसमें काफी उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। या फिर यदि छोटे समय में पैसे की जरूरत हो और उस वक्त पर मार्केट में गिरावट हो, स्मॉल कैप में अगर गिरावट देखी जा रही है और निकालना पड़ जाए पैसा, तो नुकसान हो सकता है। बट अदरवाइज ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। और जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपने बहुत अच्छा डाइवर्सिफाई किया हुआ है,
लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन एक चीज थोड़ी मिसिंग है जो आप अगर कर लें तो और भी बेहतर होगा। 15 साल की बात हो तो आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स भी होने चाहिए। तो एक डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल इक्विटी फंड आप शामिल करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। ऐसे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और एक लास्ट चीज, क्योंकि इन जनरल अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में आप कैसे चेक करें कि कितना एलोकेशन कहां पर है, क्योंकि जब आप किसी डाइवर्सिफाइड फंड जैसे कि फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप या फिर मल्टी कैप में निवेश करते हैं तो यहां पर आपका निवेश किसी एक मार्केट सेगमेंट में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। तो ऐसे में अगर जानना हो तो एक ही तरीका है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को मतलब जो फंड में इन्वेस्ट किया है उसके अंडरलाइंग पोर्टफोलियो को चेक करना होगा, उसका एलोकेशन उस वक्त पर कहां पर है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। बट इन जनरल मेरे हिसाब से आपको उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप अगर अलग कैटेगरी की स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये एक मेरे हिसाब से अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है। मिथिलेश जी, मेरे ख्याल से पंकज जी ने काफ़ी विस्तार से आपको पूरा पोर्टफोलियो समझा दिया है, जो बदलाव भी करने की ज़रूरत है, जो एडिशंस करने की ज़रूरत है। क्या इसके बावजूद कोई सवाल है पंकज जी से? जी पूछिए। आप मुझसे फ़ोन पर बात करेंगे मिथिलेश जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी बताइए। थैंक यू मैम। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। संदीप मीना मेरे अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार संदीप जी। हाँ नमस्ते मैम। ऑल राइट, आपने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा है। जी जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। 15 साल में 1 करोड़ आपको चाहिए, बच्चों की पढ़ाई का आपका लक्ष्य है। और 2 करोड़ 20 साल के बाद चाहिए बच्चों की शादी के लिए। 28 साल के बाद आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए 10 करोड़। सुकन्या समृद्धि LIC की आपकी ये कौन सी पॉलिसी है? जी मैम, ये जीवन आनंद है, पर ये 2031 में मैम मैच्योर हो जाएगी, ऐसा है। 2030 में मैच्योर हो जाएगी? हाँ 2031 में, हाँ 31 में। अच्छा, एक 31 पे, ठीक है। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आप कितना और अपना निवेश बढ़ा सकते हैं? आपको 10 लाख का एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है, आपने लिखा है। फिलहाल तो यही जो SIP चल रही है यही है अभी तो। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर से अभी मैं सैलरीड पर्सन हूँ, तो जैसे भी साल 2 साल में जैसे भी हाइक मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा बढ़ा पाऊंगा मैम, ये है। चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसा है। तो आपकी मंशा भी है, आप स्टेप अप भी कर सकते हैं ईयरली 10%। हाँ, एक स्टेप अप में मैंने लगा रखी है, SBI जैसे है तो स्टेप अप में है मैडम। जी जी जी, अच्छा है। देखिए, आपने अपने लक्ष्यों को आइडेंटिफाई किया हुआ है, जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, खुद का रिटायरमेंट है। ठीक है, आपको अभी 10 लाख रुपए लमसम भी लगाने हैं, स्टेप अप भी करना चाहते हैं। फंडामेंटली आप अपनी प्लानिंग को लेकर सही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कहाँ बदलाव करने की ज़रूरत है, किस तरह के फंड मिक्स में आपको बदलाव करने चाहिए, इसकी सहायता हम पंकज जी से लेंगे। पंकज जी बताएं। देखिए संदीप जी, ऐसा है कि जिन स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन जो गोल्स आपने लिए हैं उसके लिए यदि आप 20,500 रुपए पर महीना SIP कर रहे हैं, थोड़ा सा कम लग रहा है। हालांकि आपको पता है कि रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, मैं खाली कैलकुलेशन कर रहा हूं 12% के हिसाब से। तो यदि हम इन गोल्स को लेकर चलें और 12% का CAGR एज्यूम करें तो करीब 30,000 रुपया आप महीना यदि निवेश करें और सभी स्कीम्स में आप 10% का स्टेप अप करें, क्योंकि अभी आपने कुछ ही स्कीम में किया हुआ है, तो सभी में करेंगे तब ये संभव हो पाएगा। अब जैसा आपने कहा है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इस वक्त पर आप अमाउंट को बढ़ा भी नहीं सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, जब जब सैलरी बढ़ेगी तो उस वक्त पर आप 10% नहीं, थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब भी ऐसी संभावना हो, या जैसे आपने कहा कि 2031 में आपकी LIC की पॉलिसी मैच्योर होगी, उस वक्त पर उस पैसे को आप री इन्वेस्ट कर दीजिए म्यूचुअल फंड्स में। तो इस तरह से एक तो हर साल थोड़ा तो आप स्टेप अप जरूर कीजिए, और जब ऐसा मौका आए कि पैसा ज्यादा बढ़े तब ज्यादा कर दीजिए, तो आप अपने लक्ष्यों को बिल्कुल हासिल कर पाएंगे। और गोल्स आपने अच्छे डिफाइन किए हुए हैं, थोड़ा सा आपको अमाउंट बढ़ाना होगा, टाइम टू टाइम उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। संदीप, कोई सवाल पूछना है पंकज जी से? लॉन्ग टर्म में रहेगा जी, क्या कह रहे हैं, दोहराएंगे वापस? मैम मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी 10 लाख रुपए लमसम में लगाना है, तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, और जैसे उसका होरिजन रहेगा वो लॉन्ग टर्म में रहेगा मैम? बिल्कुल। तो पंकज जी, क्या चरणों में जो मौजूदा पोर्टफोलियो में फंड्स है, क्या चरणों में उनमें निवेश किया जा सकता है? बिल्कुल उन्हीं में करना चाहिए। आपके पास अच्छी स्कीम्स हैं,
आपके पास में क्वांट स्मॉल कैप है, आपके पास कोटक इमर्जिंग इक्विटीज है। तो यदि बहुत लंबा नजरिया है 10 साल या उससे ऊपर, तो आप क्वांट स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं। अदरवाइज क्वांट इमर्जिंग इक्विटीज जो कि एक मिड कैप फंड है, उसमें आप बढ़ा लीजिए, उसमें कर लीजिए। साथ ही आपके पास पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें आप बिल्कुल पैसा और टॉप अप कर सकते हैं। उसमें अच्छा है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड में भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस हिसाब से यदि 10 साल से अधिक का नजरिया है तो आप सभी स्कीम्स में थोड़ा थोड़ा पैसा टॉप अप कर लीजिए। ऑल द बेस्ट संदीप मीना आपके पोर्टफोलियो के लिए। और चलिए इसी नोट पर हम फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ फोन लाइन पे दर्शक भी बने हुए हैं जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं। आप भी अगर ये शो देख रहे हैं, झटपट अपना सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। पंकज मटपाल बतौर एक्सपर्ट मेरे साथ बने हुए हैं और अगले दर्शक राहुल कुमार मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। इनकी उम्र 33 साल की है और इनके लक्ष्य जो हैं लगभग 15 साल के लिए ये निवेश करना चाहते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया है मैं। कहाँ से बोल रहे हो आप राहुल? मैं अभी अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, चलिए तो बताइए, अब आपने तो काफ़ी डिटेल प्लानिंग अपनी कर रखी है। जो सवाल हमें भेजा है अच्छी बात है, आपने उसको समय भी आंक रखा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको निवेश करना है और इसके अलावा बाकी मेरा दूसरा इन्वेस्टमेंट 20,000 का चल रहा है। ये मैंने जो लिया है ना, ये बच्चे का फर्स्ट से लेकर 12th तक का जो फी लगेगा उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। बाकी जो आपने निवेश शुरू कर रखा है 2000 का, वो किस फंड में है? क्या उसका नाम बता सकते हैं? 2000 नहीं, 20,000 का। वो मेरा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप है, कैनरा रुबैको का एक है और एक्सिस का स्मॉल कैप है। मिड कैप, एक सेकंड, ये जानकारी हमारे पास नहीं है। मैं आपसे ये इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब जो आपको रिकमेंडेशन देंगे पंकज जी, वो मिक्स नहीं होनी चाहिए, या वो फंड्स अगर रिपीट हो तो शायद वो सलाह आपके लिए सही ना हो। मिड कैप का कौन सा फंड बताया? पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप है, दूसरा कौन सा बताया? पीजीआईएम इंडिया मिड कैप है। ओके, और एक सेकंड, और आदित्य बिरला का नेस्डैक 100 है, कैनरा रुबैको का इमर्जिंग इक्विटी फंड है और एक्सिस का स्मॉल कैप। एक्सिस का स्मॉल कैप है जी। ऑलराइट, चलिए तो अब थोड़ी क्लैरिटी आ गई है आपके मौजूदा पोर्टफोलियो में जहाँ पर आप 20 साल के एसआईपी के लिए निवेश कर रहे हैं 20,000 का। ऑलराइट पंकज जी, बताइए। देखिए राहुल जी, आप चाहते हैं कि आप एक लमसम इन्वेस्ट करें 5 लाख और फिर 6 साल के बाद हर साल आपको 2 लाख रुपया महीना मिलना शुरू हो जाए, 2 लाख रुपया सालाना मिलना शुरू हो जाए, चले 9 साल तक। तो सिर्फ 5 लाख से ये शायद संभव नहीं हो पाएगा। इसके साथ में या तो जो आप एग्जिस्टिंग एसआईपी कर रहे हैं उसका पैसा भी आपको यूज करना पड़ेगा, या फिर अलग से आपको थोड़ा पैसा और यूज करना, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि जो 20,000 रुपया महीना निवेश कर रहे हैं वो आपके किसी और लक्ष्य के लिए है तब, क्योंकि जो 5 लाख रुपया निवेश करेंगे और आप सोच रहे हैं कि 6 साल के बाद में हर साल आप विड्रॉ करें, तो समय बहुत लंबा नहीं है। तो यहां पर मेरी राय यह है कि आपको उन पैसों को बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और एक स्कीम में करने के बजाय आप 2 स्कीम में डिवाइड कर लें, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। इन दोनों फंड्स में आप डिवाइड करके इन्वेस्ट कर लीजिए और फिर जैसा आपने कहा कि इसमें से आप ये पैसा बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि ये जो 5 लाख रुपए हैं वो आपके उस वक्त पर कुछ 8-9 लाख हो जाते हैं, तो उसमें से आप फिर ये डिसाइड कर लीजिए कि हर साल आप विड्रॉ करते रहें। लेकिन ये प्रोविजन पूरे 9 साल नहीं चल पाएगा। इसके लिए मैंने कहा कि अलग से आप या तो 10,000 रुपया महीना एक एसआईपी और शुरू कर दीजिए, या फिर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पैसे को भी आपको यूज करना पड़ेगा बच्चों के एजुकेशन के लिए। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, स्कीम्स आपके पास अच्छी हैं। आपके पास में जो फ्लेक्सी कैप है पारंपरिक वो भी अच्छा है, कैनरा रुबैको का जो आपने फंड बताया अच्छा है, साथ ही एक्सिस स्मॉल कैप भी अच्छा है। तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, जो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे पहले वहां से विड्रॉ करना, और जो बाकी के आपके पास डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं उसके पैसे को आप लेटर, मतलब बाद के टाइम में विड्रॉ करना शुरू करना। तो हाइब्रिड से पहले और प्योर इक्विटी से बाद में करना,
ये स्ट्रेटेजी आपको बना के चलनी होगी ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तार से आपने इनको सलाह दे दी पंकज जी। राहुल कुछ पूछना चाहते हैं पंकज जी को? मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जो मैं 20,000 इन्वेस्ट करता हूँ ना, वो मेरा अलग गोल है, वो रिटायरमेंट का है, बच्चों का ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, वो अलग बहुत है। बढ़िया। मैं इस गोल के लिए 5 लाख लमसम और 5,000 एवरी मंथ SIP करूंगा, जो 10% से इंक्रीज करूंगा। तो उसके लिए मेरे को फंड चाहिए था। जी, फंड के नाम पंकज जी ने आपको बताए हैं, स्क्रीन पे भी फ्लैश हुए हैं मेरे ख्याल से। पंकज जी, हाँ आप कुछ बोल रहे हैं पंकज जी। जो फंड्स के पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे फंड्स हैं, तो 5,000 हाँ, के लिए भी नया फंड मत ऐड कीजिए पोर्टफोलियो में। आप इन्हीं में से, जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके पास में है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, अगर नए की बात कर रहे हैं तो जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, इन फंड को शामिल कर लीजिए तो भी चलेगा। अदरवाइज, क्योंकि पहले मुझे मालूम नहीं था आपके पास ऑलरेडी कुछ फंड्स हैं, इसलिए मैंने नए फंड की सलाह यहाँ पे दी है। बट अगर आप चाहें तो जिन फंड्स में आप पहले से 20,000 कर रहे हैं, उन्हीं में आप अमाउंट को ऐड भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट राहुल। और पंकज जी, चलिए अब शो को भी आगे बढ़ाते हैं, सीधा रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी बताइए, आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या है आज का? बिल्कुल कविता, देखिए कई बार देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स जब किसी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और कुछ समय के लिए वो स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही होती है, जब आते हैं तब यही सोच के आते हैं कि स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया उसमें, लेकिन उसके बाद यदि कुछ महीनों या कुछ साल के लिए वो परफॉर्म नहीं कर रही है तो फिर वहां से कहीं और स्विच कर लेते हैं। मेरी सलाह यह है कि अगर वो फंड हाउस अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छा है, हो सकता है कि किसी एक छोटे पीरियड में वो स्टाइल जो फंड मैनेजर का है, जो अप्रोच है इन्वेस्टमेंट की, वो काम ना कर पा रही हो, या जो स्टॉक सेलेक्ट किए थे किसी वजह से नहीं चल पा रहे हो। लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में बदलाव ना करें, क्योंकि कोई भी स्कीम अगर 10 साल का लक्ष्य है, 1 साल उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, आप धैर्य रखिए और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे एवरेज रिटर्न मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। बट फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे तो शायद आपकी वेल्थ क्रिएशन में बाधा आ सकती है। ऑलराइट, मेरे ख्याल से इसी संदेश के साथ शो को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपका समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और मुझे भी इजाज़त दें आज की इस पेशकश में, लेकिन जाते जाते जैसे कि रोज़ाना हम करते हैं, नंबर आपको बता देते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। और आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके कोई भी फाइनेंशियल गोल्स हो, उससे जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहें, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवाल को। हमारे शोज़ को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिएगा, आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें और आपके सवालों